नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12 की अंतराल जो पुस्तक है उसमें अंतिम अध्याय है अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं। प्रभाष जोशी के द्वारा लिखा गया एक स्तंभ लेख है। प्रभाष जोशी का जन्म है वो 1937 में, देहांत 2009 में हो गया था। प्रभाष जोशी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था और उन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत है वो नई दुनिया संपादक यानी नई दुनिया एक समाचार पत्र था, उसके संपादक राजेंद्र माथुर के सानिध्य में यानी राजेंद्र जी के सानिध्य में इन्होंने शुरुआत की। और इस नई दुनिया अखबार में राजेंद्र माथुर जी के सानिध्य से उन्हें पत्रकारिता के हैं वो संस्कार हैं वो मिले थे, प्राप्त हुए। इंडियन एक्सप्रेस यानी नई दुनिया के बाद में वो एक समाचार पत्र है इंडियन एक्सप्रेस के अहमदाबाद और चंडीगढ़ के जो संस्करण निकलते थे उनका इन्होंने संपादन किया। फिर प्रजापति का संपादन किया और सर्वोदय संदेश में के संपादक में इन्होंने सहयोग किया था। ये सारे समाचार पत्र हैं, ध्यान रखना। 1983 में इन्होंने जनसत्ता अखबार निकालना शुरू किया था जो हिंदी पत्रकारिता के एक नई ऊंचाई दी थी। हिंदी पत्रकारिता को नई ऊंचाई है वो जनसत्ता समाचार पत्र के माध्यम से मिली। यह है गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश के आदर्शों को मानने वाले यानी यकीन रखने वाले प्रभाष जोशी ने जनसत्ता को सामाजिक सरोकारों से जोड़ा। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि ये किस किस से आदर्शों को मानते थे, तो गांधी, विनोबा भावे और जयप्रकाश। जनसत्ता में नियमित स्तंभ लिखा करते थे वो, और वो स्तंभ हैं वो कागद कोरे के नाम से इनके लेखों का संग्रह प्रकाशित हुआ। फिर 2005 में इन्होंने जनसत्ता में लिखे हुए लेखों का संपादकीय का चयन किया तो हिंदू होने का धर्म शीर्षक से प्रकाशित करवाया था इन्होंने। प्रभाष जोशी हैं वो मालवा यानी मध्य प्रदेश की मिट्टी के संस्कार इनके अंदर गहराई तक बसे हुए थे और इसी से वो ताकत पाते थे। देशज भाषा के शब्दों को मुख्य धारा में ला करके इन्होंने हिंदी पत्रकारिता को एक नया तेवर दिया और उसे अनुवाद की कृत्रिम भाषा की जगह बोलचाल की भाषा के करीब लाने का प्रयास भी इन्होंने किया। प्रभाष जी ने पत्रकारिता में खेल, सिनेमा, संगीत, साहित्य जैसे गैर पारंपरिक विषयों का गंभीर लेखन की इन्होंने नींव डाली। क्रिकेट, टेनिस हो या कुमार गंधर्व का गायन हो, इन विषयों पर उनका लेख मर्म स्पर्शी गहराइयों तक ले जाता है। यह है अब पाठ का परिचय। अपना मालवा खाऊं उजाड़ू यानी ये कहाँ से लिया गया है, किस प्रकार से। तो ये जो अध्याय है वो अपना मालवा खाऊं उजाड़ू सभ्यता में पाठ जनसत्ता 1 अक्टूबर 2006 कागद कोरी स्तंभ से लिया गया। अच्छा प्रश्न बनता है, पूछा जा सकता है कि ये कहाँ से लिया गया है, तो कागद कोरी। इस पाठ में लेखक ने मालवा प्रदेश की मिट्टी, वर्षा, नदियों की स्थिति, उद्गम और विस्तार और वहाँ के जनजीवन एवं संस्कृति को चित्रित किया। पहले के मालवा की धरती गहन गंभीर, डगडग रोटी, पग पग नीर कि अब ये जो मालवा की धरती है उसके सारे नदी नाले सूख गए हैं। पग पग पर नीर वाला मालवा है वो बिल्कुल सूखा हो गया, यानी अब इतनी बरसात है वो यहाँ पर नहीं होती है। इसे तुलना की है जो मालवा की सुख समृद्धि और संपन्नता के लिए जितना प्रसिद्ध था, विख्यात था, वही अब खाऊं उजाड़ू सभ्यता है यानी नए नए जो विकास हो रहे हैं उसमें फंस करके उलझ गया है। वहीं पर खाऊं उजाड़ू सभ्यता यूरोप और अमेरिका की देन है। यहाँ पर पूछा जा सकता है खाऊं उजाड़ू सभ्यता कहाँ की देन है, तो यूरोप और अमेरिका महाद्वीप की। इसके कारण विकास की औद्योगिक सभ्यता उजाड़ की अब सभ्यता बन गई। इससे पूरी दुनिया प्रभावित हुई और पर्यावरण है वो भी बिगड़ गया है। लेखन के पर्यावरण संबंधी चिंता सिर्फ मालवा तक सीमित न होकर के सार्वभौमिक हो गई है। अमेरिका की खाऊं उजाड़ू जीवन पद्धति ने पूरी दुनिया को इतना प्रभावित कर दिया कि हम अपनी जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। और इस बहाने लेखक ने खाऊं उजाड़ू जीवन पद्धति के द्वारा पर्यावरण के विनाश की पूरी तस्वीर खींची है जिससे मालवा भी नहीं बच सका है। आधुनिक औद्योगिक विकास ने हमें अपनी जड़ जमीन से अलग कर दिया और सही मायने में हम उजड़ रहे हैं। और इस पाठ के माध्यम से लेखक ने पर्यावरणीय सरोकारों को आम जनता से जोड़ दिया, पर्यावरण के प्रति लोगों को सचेत भी किया है, यानी पर्यावरण अपने लिए कितना महत्वपूर्ण अंग बन गया है। अब कुछ शब्दार्थ हैं। तो नीथरी मतलब फैली और चमकीली। चौमासा, जो बरसात के 4 महीने होते हैं ना बारिश के, उनको चौमासा बोलते हैं। ओटले मुख्य द्वार होता है उसको बोलते हैं। गहूँ गहूँ, जब बरसात में बादल गरजते हैं उनकी आवाज़ आती है। पानी बहुत गिरो मतलब
बहुत पानी बरसात बहुत अच्छी हुई। फसल गीली पड़ गई यानी फसल पानी में डूब गई, सड़ गल गई। पण यानी परंतु, उनने यानी उन्होंने, अति यानी बढ़ा चढ़ा करके अतिशोक्ति करना। मालवा की धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। मालवा की धरती गहन गंभीर है, जहाँ पर डगर डगर पर रोटी है, पग पग पर पानी मिलता है, यानी मालवा की धरती खूब समृद्ध है। पश्चिम के रेनेसा यानी पश्चिम का पुनर्जागरण। रेनेसो का मतलब होता है पुनर्जागरण, ध्यान रखना इस बात का, पूछा जा सकता है। विपुलता की आश्वस्ति यानी संपन्नता समृद्धि का आश्वासन। अब की मालवा खूब पाक्यो यानी अब की मालवा खूब समृद्ध है, यानी इतनी बरसात हुई कि फसलें हरी भरी हो गई। पहले माता बिठाऊंगा यानी पहले माता की मूर्ति की स्थापना है वो करूंगा, माता की मूर्ति को स्थापित करूंगा। रड़का यानी लुढ़का। मंदे उजाले की गमक रही यानी हल्के प्रकाश में सुगंधित हो रही। चौथ का चांद, चतुर्थी का चांद होता ना। 56 का अकाल 1899 में भीषण अकाल पड़ा था, 56 अकाल बोलते हैं उसको। दुष्काल बुरा समय, पूर्व बाढ़ होती है। और गाद ये कूड़ा कचरा होता है। कलमल करना मतलब संकरे रास्ते में पानी बहने की आवाज आना। ये शब्दार्थ अपने बहुत काम आएंगे। तो देखिए, अपना मालवा खाऊं उजाड़ूं सभ्यता में प्रभास जोशी का स्तंभ है, वो लिया गया है कागज कोरे से। उगते सूरज की निथरी फैली चमकीली है ना। धूप राजस्थान में रह गई, क्योंकि राजस्थान में कड़ाके की धूप पड़ती है, चिलचिलाती धूप जिसको बोलते हैं। मालवा लगा तो आसमान बादलों से घिरा हुआ है, काले बुरे बादल हैं। थोड़ी देर में ऐसे लगने लगा कि चौमासा अभी गया ही नहीं, यानी बरसात का मौसम गया ही नहीं। जहां जहां भी पानी भरा हुआ करता था, लबालब भरा हुआ था, मटमैला बरसात का पानी, जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे। इससे ज्यादा पानी अब धरती सोख के रख नहीं सकती है। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते हैं, ऊपर से बादल हैं वो भी कभी भी बरस सकते हैं। नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी थी। गोबर से घर आंगन लीपने और मीणा माना जी के ओटाले ओटाले यानी मुख्य द्वार को रंगोली से सजाने की सुबह, बहू बेटियों के नहाने धोने को सजा करके त्योहार मनाने लगने वाली घड़ी है। लेकिन आसमान तो गहूं गहूं कर रहा है, यानी बादल गरज रहे हैं। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की भीड़ थी। मैं उजली चटकी धूप, लहलाती ज्वार बाजरे की, सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा, यानी बरसात होके ही रहेगी, ऐसा लग रहा था। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है कि मालवा में जाने का महीना कौन सा होता है? क्वार। कभी थोड़ा पहले चला जाता है मानसून, इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने का धौंस दे रहा है, यानी ये कह रहा है कि मैं तो अब की बार फिर बरसूंगा, जाना नहीं चाहता है, मतलब बरसात ऋतु चौमासा। नागदा स्टेशन पर मीणा जी की बिना चीनी वाली चाय पिलाते हैं। तो ये किस स्टेशन की बात हो रही है? नागदा, ये मध्य प्रदेश में ही है। सारी जरूरी समाचार भी दे देते थे मीणा जी। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से वो दुखी थे। पूछने पर मौसम और खेती पर आए। हाँ, अब की बार पानी बहुत गिरे, यानी बरसात बहुत हुई। किसान है कि हमारी सोयाबीन की फसल ही गल गई, यानी सड़ गई। पण परंतु अब गेहूं चना अच्छा होएगा, यानी गेहूं और चने की फसल, रब्बी की फसल अच्छी होगी, सार में उसने कहा और दुकान में लग गए थे। चाय और भजिया उनने यानी मतलब उन्होंने अच्छा बनवा के दिया था। हम मियाँ बीबी मज़े से खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। ये चाय और भजिया कहाँ कहाँ पर खाया था इन्होंने? नागदा स्टेशन पर, और आगे उज्जैन चले गए। रास्ते में शिप्रा मिली, ये नदी है, ध्यान रखना। तो पूछा जा सकता है लेखक नागदा से उज्जैन गया तो रास्ते में कौन सी नदी मिली? तो शिप्रा। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई वर्षों में दिखी थी, यानी कई वर्षों बाद में दिखी थी शिप्रा। एक महीने टीवी पर लाइन चढ़ी कि उज्जैन में शिप्रा का पानी है वो घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब की जड़ी लगी रही। सब जगह फोन लगा के पूछा, खतरा कहीं पर नहीं था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी। यहाँ पर पूछा जा सकता है बरसात कितने इंच गिरी? तो 40 इंच। कहीं ज्यादा कहीं थोड़ी कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में
इति को बोलने लगे, यानी अतिशोक्ति बढ़ा चढ़ा करके कहने लगे। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना मालवा के आंगन से निकलना है। यहाँ पर पूछा जा सकता है मालवा के आंगन से निकलना किसे कहा गया है? उज्जैन से देवास होते हुए, उज्जैन से अगर देवास होते हुए इंदौर जाओगे तो आप मालवा के आंगन से निकलोगे इंदौर को। कुआर की धूप होती भी भरी पूरी गहराई है, हरियाली से तबीयत झक हो जाती, लेकिन कुएं बावड़ी तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहलाते देखा तो गजब की विपुलता और आश्वस्ति मिल गई थी, यानी अच्छा लगा था मन को। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, अब की मालवा खूब पाक्यो, यानी अब की बार मध्य प्रदेश में खूब बरसात हुई है, अच्छी तरीके से दशहरा दिवाली मनाओ। इंदौर उतरते ही गाड़ी के सामान रखते दवा को कहा कि अपने को सब नदी नाले तालाब सारे ताल तलैया जलाशय देखने हैं और सब पहाड़ हैं वो भी मुझे चढ़ने हैं। उसने मुस्कुराते हुए यही कहा यहीं से कि नहीं यार, पहले माता बिठाऊंगा, पहले मतलब माता की मूर्ति की स्थापना करूंगा मैं। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई, ताऊ जी 1 बजने वाली है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो गई है, तो यहाँ पर पूछा जा सकता है लेखक की उम्र कितनी है, तो 70 वर्ष की। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे, सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेट लेट कर रड़का नहीं जा सकेगा, यानी लुढ़का नहीं जा सकेगा। और मन से तो किशोर हो सकते हैं, शरीर फिर से फुर्तीला लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता, यानी आदमी मन से बच्चा हो सकता है परंतु शरीर है वो फुर्तीला लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। उम्र से जो ले गई उसे ले जाने दो, उम्र है वो ले गई तो जवानी ले जाने दो, उसको जो रखे अपने पास, अपना जो है उसमें अपन जिएंगे। इसी त्रासदी में प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने से सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा था। किस पर? नर्मदा नदी पर। ध्यान रखना कि किस नदी पर? ओंकारेश्वर के पास में एक कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा था, तो नर्मदा नदी पर। शायद इसलिए वह चिड़ती और तिनतिनी फिनफिनी करती हुई बह रही थी, यानी उसमें बाढ़ आ रही थी। मटमेली कहीं पर छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं पर गहरी अथाह गहराई में वो बड़ी बड़ी नावें वहां नहीं थी, शायद पूर यानी बाढ़ में बहने से बचने पर कहीं पर रख दी गई, यानी नदियों में नाव होती हैं वो साइड में लगा दी। नदी पूरे उफान में थी नर्मदा। किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे, ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी हुई बड़ी बड़ी मशीनें और गर्राते ट्रक थे। वहीं थोड़ी देर में कुआर की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पुर आने के निशान चारों तरफ थे। इसके बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। नर्मदा पर कई बांध बना दिए हैं, लेकिन फिर भी उसमें खूब पानी है और खूब गति है पानी में। नेमावर के पास में बजवाड़ा में नर्मदा बिल्कुल शांत गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे कि अपने अंदर में के मंदे उजाले में वह गमक रही थी, चौथ का चांद सा लग रही थी, ऐसा उस पर लटका हुआ था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई, देखना अब रात को बहेगी, कि अब ये बहते बहते थक गई है, अब ये रात को बहेगी। नर्मदा के किनारे ये लोग बैठे हुए हैं। रात भर हम उसके किनारे ही सोए थे। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उनके किनारे बैठ गए। अब वह बिल्कुल शांत बह रही थी। अपना घाट नर्मदा नदी के किनारे से लोग, किनारे के लोग हैं वो बहन जी गंगा किनारे की। हम नदी को नदी नहीं माँ समझते हैं, यानी लेखक कहता है हम नदी को नहीं नदी नहीं समझते बल्कि उनको माँ कह करके पुकारते हैं, नर्मदा मैया। यहाँ पर पूछा जा सकता है माँ किस नदी को कहा है, तो नर्मदा को। उससे हम बने हैं, नर्मदा से हम बने हैं, और उसके किनारे बैठना माँ की गोद में डूबना है, ऐसा उनकी संस्कार था। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्याचल के घाट उतरने पड़े। एक तरफ सिमरोली का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़ा, दोनों में सागौन के जंगल, पत्ते खंखारे होते हुए फिर भी फुंगनियों पर फूल के झूले फूल के जल्ले। सिमरोल के बीच में चोरल खूब बहती हुई मिली थी। अब सिमरोल पर कौन सी नदी मिली? चोरल। ये ध्यान में रखना, छोटे छोटे प्रश्न है, बहुत ही हार्ड प्रश्न है ये। बिजवाड़ा में हर नाला बह रहा था, हर पहाड़ी नदी के रपट पर का पानी था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते हैं। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहे तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमक करके फल फूल और अन्न देती है।
नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है, जहाँ शिप्रा निकलती है। कालिदास की शिप्रा बहुत बड़ी नदी नहीं है, कालिदास की शिप्रा कहा है शिप्रा नदी को। और इसी शिप्रा नदी के किनारे हैं अपने राजस्थान के दुर्गादास राठौड़ जो हुए थे, उनकी छतरी बनी हुई है। लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जानापाव पर्वत से निकलती है। पूछा जा सकता है चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो विंध्याचल के जानापाव पर्वत से। निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास में यमुना में मिल जाती है। चंबल को हमने घाट बिलोद में देखा था। लेखक चंबल को कहाँ देखता है? घाट बिलोद। काफी पानी है, खूब बह रही थी, इसमें नहाते लड़कों का गर्व था। यहाँ पर छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। यहाँ पर पूछा जा सकता है गंगा नदी को किस नदी से बड़ी बताया है, तो चंबल है, उससे सिर्फ गंगा नदी ही बड़ी है, इसके अलावा कोई नदी बड़ी नहीं है। आगे बहुत बड़ा बांध बना था, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर है ये बांध, कि सारे फाटक खोलने पड़े। इतना पानी भरा है कि गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर से इतना भर दिया है कि 25 साइफन चलाने पड़े, 25 साइफन फाटक खोलने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ है। कितने साल में? 67 साल में। पार्वती और काली सिंध ने फिर से रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा और इस बार मालवा के पठार की सब नदियां में पूर आ गई, यानी बाढ़ आ गई है। उसके पास से बहने वाली नर्मदा भी खूब पानी है, नर्मदा नदी में खूब पानी है। बरसों बाद हजारों सालों की एक कहावत सच्ची हुई है कि मालवा की धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। यानी मालवा खूब समृद्ध है, वहाँ की धरती गहन गंभीर है, डगर डगर पर रोटी है तो पग पग पर पानी मिलता है। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलाव ने इस पठार को कि सब नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। नदी का सादा निरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना होता है, यानी सदा भरी पूरी चलती है। नदियों के बाद नंबर आता है तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि पानी का प्रबंध वे ही जानते हैं, यानी इंजीनियर सोचते हैं कि हम ही बांध बना करके पानी को रोकना जानते हैं, जबकि पहले के ज़माने के लोग कुछ नहीं जानते हैं, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रेनेसां के बाद आया, यानी पश्चिम के पुनर्जागरण के बाद आया है। मालवा में विक्रमादित्य और भोज ने और मुंज ने रेनेसां के बहुत पहले हो गए थे, यानी ये जो राजा हैं वो मध्य प्रदेश में बहुत पहले हो गए थे हमारे भारत देश में। वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोके रखना होगा। सबने तालाब बनाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को वह जीवित रख सके। हमारे आज के नियोजक और इंजीनियरों ने तालाब को गाद से भर दिया है, यानी तालाब थे उनको गाद से, मिट्टी से भर दिया है और जमीन के पानी को पाताल से निकाल लिया है। नदी नाले सूख गए हैं, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, लेकिन इस बार बिलवाली भर गया है, पीपल्या पाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है, यशवंत सागर के सारे साइफन वो चले थे। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया करता था, नाव पर सैर की थी सरस्वती नदी में। हाथीपाड़ा नाम इसलिए पड़ा नदी का कि कभी वहाँ की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठ करके जाना पड़ता था, यानी हाथी पर बैठ करके जाना पड़ता, इतनी गहरी थी। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में है। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियाँ कभी उसे हरा भरा और गुलजारे रख सकती हैं। ये चंद्रभागा है, वो महाराष्ट्र की बात हो रही है। आज की वे सड़े नालों में बदल गई है वो नदियाँ। शिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरेल, सबके यही हाल हो गए हैं। ये सादा नीरा नदियाँ अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती हैं और चौमासे में चलती हैं। बाकी के महीनों में बस्तियों के नदी नालों का पानी ढोती है, यानी गंदा पानी होता है वो ही ढोती है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया है। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। बिल्कुल सही बात है, आजकल जो भी शहर का गंदा पानी होता है वो नदियों में जाता है। और इस साल मालवा की बारिश सामान्यतः 35 इंच से 5 इंच ज़्यादा पानी गिरा और इतने में ही नदी नाले, तालाब, बावड़ियाँ और कुएं चैतन्य हो गए, यानी सजग हो गए। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी की सन 1878 के रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की जानकारी है, आंखें खोलने के लिए काफ़ी है।
और इसमें एक ही साल 1899 में जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था, यानी जिसको छप्पनी अकाल बोलते हैं। उस समय लोक में ये 56 का अकाल था, लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं पर आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पानी का काफ़ी इंतज़ाम था यहाँ पर। 128 सालों में एक ही साल अतिवृष्टि का था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिर गया था। तभी यशवंत सागर, बिलावली, शिरपुर और पीपल्यापाला टूट करके बहे नहीं थे, यानी खूब पानी गिरा था। 28 इंच कम बारिश हो तो सूखे का साल माना जाता है, लेकिन इस साल ज़्यादा नहीं। 56 के काल के देश भर में हाय हाय मचाई, लेकिन मालवा के लोग न प्यासे मरे न भूखे, क्योंकि उनके पहले साल खूब पानी बरसा था। बाद के साल में भी अपने नदी नाले तालाब संभाल करके उन्होंने रखे, तो दुष्काल का साल मजे से निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, वह उजाड़ की अपसभ्यता भी है, यानी उजड़ रहा है अपना परिवेश, अपना वातावरण। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली खाऊं उजाड़ू सभ्यता की जो कतर ने निकाल के रखी, वे बताने को काफ़ी है कि मालवा की धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है, और क्यों यहाँ पर डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं है। क्योंकि हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ की बजाय पानी गिरा, क्यों बाड़मेर के गांव डूब गए, क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है। क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल करके धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैस जो हैं वो सबसे ज़्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती हैं। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं है, वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण को गर्म करने से सब गड़बड़ी हो रही है। अमेरिका की ने यह घोषणा भी कर दी कि वह अपने खाऊं उजाड़ू जीवन पद्धति का कोई समझौता नहीं करेगा, लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? तो गर्म करने वाली गैस कौन सी है धरती को? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये ध्यान में रखना। ये छोटे छोटे प्रश्न मैंने आपको बता दिए, ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं, उसको ध्यान रखिएगा। क्वार मालवा में मानसून जाने का महीना होता है ना? कौन सा महीना? मैंने आपको बताया था। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते थे। गई रात मीणा जी ने कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। क्यों दुखी थे? कुआलालंपुर से भारत हार गया था। ज़्यादा बारिश हुई तो सोयाबीन की फसलें गल गई और अब गेहूं चना अच्छा होगा। इस बार बरसात 40 इंच गिरी। कितनी? 40। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा का आंगन से गुजरना है, मतलब उज्जैन से देवास को बताया इसको। चंबल को हमने घाट बिलोद में देखा। गंभीर नदी में यशवंत सागर पर इतना भर गया है कि 25 साइकिल चलाने पड़े। 67 साल में ये तीसरी बार हुआ है। ज्ञान तो पश्चिमी रेनेसां यानी पुनर्जागरण के बाद में आया है। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब पानी सन 1878 में रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल में ही ऐसा हुआ है। 1899 में जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा है। ये मैंने आपको बताई थी ना, वही महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं। 28 इंच से कम बारिश होती है वो सूखे का काल माना जाता है। तो 1899 में 15.75 बारिश हुई थी। हम जिसे विकसित और औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वो उजाड़ की अपसभ्यता है। तो आशा करता हूँ दोनों पुस्तकें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। किसी भी पाठ में, किसी भी चैप्टर में, किसी भी अध्याय में आपको कोई समस्या हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। साथ में टेलीग्राम चैनल भी आप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पर आपको अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो भी मिलती रहेंगी। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। हमारे एप्लीकेशन का लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।